नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, गंभीर स्थिति में पारस अस्पताल में इलाजरत। पहले हो चुकी है ओपन हार्ट सर्जरी। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें रांची स्थित पारस HEC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है। फिलहाल मंत्री की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। लगातार जांच की जा रही है। मंत्री हफीजुल अंसारी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही राज्य के सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और विधायक अस्पताल पहुंचने लगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों ने उनके इलाज की जानकारी ली। इसके अलावा कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, परिवहन मंत्री तथा कई विधायक भी अस्पताल पहुंचे। सभी ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और परिजनों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके बेहतर इलाज के लिए हर संभव प्रयास करेगी। झारखंड के 2 मंत्रियों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। गिरिडीह में एक युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो से सनसनी मच गई है। वीडियो में युवक ने झारखंड के नगर विकास व उच्च मंत्री सुदेव कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को 24 घंटे के अंदर बम से उड़ाने की धमकी दी है। वीडियो में युवक ने खुद की पहचान गिरिडीह निवासी अंकित कुमार मिश्रा के रूप में बताई है। उसने दावा किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। युवक ने कहा कि इन मंत्रियों से पर्सनल कुछ मामला है, वो माफी मांग लेते तो कुछ नहीं करूंगा। वीडियो में युवक ने यह भी बताया कि उसने अपने परिवार को बचाने के लिए लिखित में दे दिया है कि उसकी कार्रवाई से उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। गिरिडीह के SP डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि मंत्रियों को धमकी देने संबंधित प्रसारित वीडियो में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि उसने ऐसा वीडियो क्यों बनाया और इसके पीछे उसका मकसद क्या था। गुमला में ACB की बड़ी कार्रवाई। चैनपुर ब्लॉक प्रधान सहायक 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। गुमला के सदर थाना क्षेत्र के करमटोली में ACB टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। चैनपुर ब्लॉक के प्रधान सहायक राजकुमार साहनी को 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मी धनंजय प्रसाद ने ACB से शिकायत की थी कि भविष्य निधि की राशि के एवज में राजकुमार साहनी ने 20,000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद ACB ने मामले की जांच शुरू की और गुमला पहुंचकर राजकुमार साहनी को घूस लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद ACB की टीम उसे गुमला थाना ले गई और कागजी कार्रवाई के बाद उसे रांची ले गई है। गिरिडीह में डोभा में डूबने से 2 मासूमों की मौत। खेल खेल में दोनों का पैर फिसला, गहरे पानी में डूब गए। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पत्रोडीह गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। मनरेगा योजना के तहत बने डोभा में डूबने से 2 सगे भाई बहन की मौत हो गई। मृत बच्चों की पहचान प्रिंस कुमार 6 वर्षीय और रितिका कुमारी 4 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों मासूम खेलते खेलते डोभा के गहरे पानी में समा गए और उनकी जिंदगी पर दुखद विराम लग गया। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसर गया है। हादसे के दिन बच्ची की मां सोनी देवी भी बीमारी से जूझ रही थी। ऐसे में प्रिंस और रितिका बुधवार शाम शौच के बहाने घर से निकले और घर के पास बने डोभा के किनारे खेलने लगे। खेल खेल में दोनों का पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में डूब गए। काफी समय गुजर जाने के बाद जब बच्चे वापस नहीं आए तो परिजनों की चिंता हुई। खोजबीन शुरू कर दी गई। बच्चों के चाचा ने डोभा में उन्हें देखा। तत्काल ग्रामीणों की मदद से दोनों मासूम को बाहर निकाला गया और बेंगाबाद अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। देवघर में कपड़े की दुकान में भीषण आग। धुएं और लपटों को देखकर सहमे लोग। आग लगने के कारणों की जांच जारी। देवघर के मुख्य बाजार आजाद चौक में बुधवार की आधी रात अचानक एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। घटना रात करीब 12 बजे की है। आग के लपटे उठती देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और शोर मचाकर दूसरों को सतर्क किया। आग तेजी से फैल रही थी, जिससे पूरा इलाका दहशत के माहौल में आ गया। सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची। आग की तीव्रता अधिक होने से शुरुआती प्रयास नाकाफी साबित हुए। टीम को तुरंत अतिरिक्त पानी की आवश्यकता पड़ी। अग्निशमन अधिकारी गोपाल यादव के अनुसार पूरी टीम ने कड़ी मशक्कत की और लगातार पानी डालकर आग को काबू पाने में प्रयास जारी रखा। आग बुझाने की इस मुहिम में स्थानीय पानी टैंकर मालिक मनीष केसरी ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने बिना विलंब के अपना टैंकर मौके पर भेजा। समय पर पानी की उपलब्धता से आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पानी देर से मिलता तो आग आसपास की दुकानों तक फैल सकता था और नुकसान ज्यादा हो सकता था। मनीष केसरी की सामाजिक जिम्मेदारी की सराहना बाजारवासियों ने की। घटना में दुकान के भीतर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। अधिकारियों ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा। नुकसान के आकलन की प्रक्रिया जारी है। अगले 24 घंटे में प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। 2 सितंबर तक मौसम में बदलाव नहीं।
बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बना लो प्रेशर का असर अब झारखंड में भी दिखने लगा है। इससे झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अगस्त से 2 सितंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में रोजाना बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार खासकर कोल्हान और संथाल परगना के जिलों में 29 और 30 अगस्त को भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। बीते 2 दिनों से झारखंड के कई हिस्सों में मानसून कमजोर रहा था, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर क्षेत्र के कारण अब मौसम का रुख बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि आज यानी 28 अगस्त को पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार को छोड़कर झारखंड के बाकी जिलों में वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं 29 अगस्त को दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा 30 अगस्त को रांची, खुंटी, गुमला, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा और बोकारो समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। झारखंड में बीते 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश 24.2 मिलीमीटर जमशेदपुर में दर्ज की गई है। वहीं पाकुड़ में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और लातेहार में सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग का कहना है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। यह सामान्य से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। 5 दिनों से लापता 6 वर्षीय बच्चे की लाश बरामद, ग्रामीणों में आक्रोश। स्कूल पर लापरवाही का आरोप। दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित कुशमाहा गांव में संचालित संत मोनिका आवासीय विद्यालय से पिछले 5 दिनों से लापता हुई 6 वर्षीय बालक अमन सोरेन का शव बुधवार को बरामद किया गया। उसका छत विक्षत शव विद्यालय से कुछ दूरी पर एक धान के खेत में मिला। शव की स्थिति अत्यंत दयनीय है, जिससे स्पष्ट होता है कि उसकी मृत्यु कई दिन पहले हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही अमन के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और रामगढ़ चौक से गुजरने वाले सभी मार्गों को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने विद्यालय परिसर में तोड़फोड़ भी की है और स्कूल का सामान सड़क पर फेंक दिया। अमन सोरेन मूलतः अमडा पहाड़ी पंचायत के कूपी गांव का निवासी था और नर्सरी कक्षा में पढ़ता था। उसके माता पिता वर्तमान में केरल में मजदूरी करते हैं। घर में उसकी देखरेख दादी एवं अन्य परिजन कर रहे थे। 23 अगस्त की रात विद्यालय प्रबंधन ने अमन के परिजनों को सूचित किया कि बच्चा स्कूल में नहीं है। सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य तत्काल विद्यालय पहुंचे और उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना की सूचना रामगढ़ थाना को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। परिजनों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में बच्चों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद सुविधाओं की घोर कमी है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण ही बच्चा लापता हुआ। जब विद्यालय प्रबंधन को लगा कि उन पर आरोप लग रहे हैं तो उन्होंने छात्रों को छुट्टी देकर स्कूल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। सूर्या हंसदा एनकाउंटर मामला एनएचआरसी में दर्ज, आजसू ने की सीबीआई जांच की मांग। सूर्या हंसदा एनकाउंटर मामला दिल्ली के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। आयोग ने आजसू के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता के आवेदन पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आजसू पार्टी ने इस घटना को लेकर कई गंभीर सवाल किए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार आजसू ने घटना के बाद लगातार 10 दिनों तक तथ्य जुटाए और 21 अगस्त को आयोग को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके आधार पर आयोग ने 27 अगस्त को केस संख्या 1031/34/9 2025 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। संजय मेहता ने कहा कि सूर्या हंसदा मुख्यधारा से जुड़े व्यक्ति थे और 4 बार चुनाव भी लड़ चुके थे। किसी भी मामले में अदालत ने उसे वांटेड घोषित नहीं किया था। ऐसे व्यक्ति की पुलिस एनकाउंटर में मौत होना बेहद गंभीर मामला है। मेहता ने आगे कहा कि हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, सजा देने का अधिकार अदालत का है, पुलिस का नहीं। आजसू पार्टी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है ताकि सच सबके सामने आ पाए। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र, मांडू विधायक अपनी मांगों को लेकर सदन के बाहर आज धरने पर बैठे। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा और अंतिम दिन था। सदन के बाहर मांडू विधायक तिवारी महतो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चैनपुर और कर्मा को अलग प्रखंड का दर्जा देने और दाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिले में शामिल करने की मांग की। तिवारी महतो ने कहा कि वह कई बार इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के सामने रख चुके हैं, लेकिन वे हर बार इसे अनदेखा कर देते हैं। विधायक ने कहा कि जनता की सुविधा और क्षेत्र के विकास के लिए इन मांगों को तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। झारखंड जगुआर के जवान को सांप ने काटा, स्थिति गंभीर। झारखंड जगुआर के एक जवान को जहरीले सांप ने काट लिया है, जिसके बाद उन्हें रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। जवान की पहचान मिथिलेश राम के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार घटना झारखंड जगुआर के कैंप में देर रात लगभग 12 बजे की है। जवान को सांप काटने के बाद आनन फानन में रिम्स लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया। उन्हें लगातार एंटीवेनम दिया जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। अमेरिकी टैरिफ का झारखंड पर असर, 80% ऑर्डर हुए कैंसिल। ओरिएंट क्राफ्ट को सबसे बड़ा झटका।
अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का सीधा असर झारखंड पर भी पड़ा है। झारखंड के टेक्सटाइल उद्योगों को इससे बड़ा झटका लगा है। मालूम हो, अमेरिका ने आयातित टेक्सटाइल और हैंडलूम उत्पादों पर भी टैरिफ बढ़ाया है। उसने झारखंड के तसर, सिल्क, खादी और अन्य रेडीमेड वस्त्र के उत्पादों को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। झारखंड की टेक्सटाइल कंपनियों के 80% ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। अन्य कंपनियों पर भी असर पड़ा है। बताते चले कि झारखंड के टेक्सटाइल और सिल्क उद्योग से करीब 3 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इनमें ग्रामीण महिलाएं, बुनकर, कताई करने वाले कारीगर और सिलाई कढ़ाई करने वाले मजदूर बड़ी संख्या में शामिल हैं। यदि निर्यात घटता है तो इन सब के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। उद्योग विभाग ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य से हर वर्ष करीब 700 से 800 करोड़ रुपए के वस्त्र उत्पादों का निर्यात विदेशों में होता है, जिनमें अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 35% है। यह वही सेक्टर है जिसने राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विशेषकर महिला कारीगरों की आजीविका को दशकों से संबल दिया है। फर्जी नौकरी घोटाले का भंडाफोड़, 189 युवक युवतियां मुक्त, 4 गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण पुलिस ने नौकरी के नाम पर हो रहे बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करते हुए 179 युवक युवतियों को मुक्त कराया है। इस दौरान फर्जी कंपनी से जुड़े 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य सरगना समेत कई आरोपी अब भी फरार है। दरअसल जमशेदपुर के रूरल एसपी ऋषभ गर्ग को मिली गुप्त सूचना पर घाटशिला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने घाटशिला, बाना और मऊभंडार ओपी क्षेत्र में संयुक्त छापेमारी की। जांच में सामने आया कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर 25,000 रुपए वसूले जा रहे थे। उन्हें नेटवर्क में जोड़ने के लिए दबाव बनाया जाता था, घर जाने नहीं दिया जाता था और मारपीट कर प्रताड़ित भी किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पाया कि MS रिया एंटरप्राइजेज लालडिया दहीगोड़ा नामक कंपनी ने विभिन्न राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से आए युवाओं को किराए के मकानों में ठहरा कर नौकरी के नाम पर फंसा रखा था। रिम्स 2 के बगल में अक्टूबर में होगा आदिवासियों का महादरबार, पूर्व सीएम चंपई सोरेन की घोषणा। राजधानी रांची में रिम्स 2 के बगल में चिन्हित जमीन पर अक्टूबर महीने में एक आदिवासी महादरबार आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की घोषणा झारखंड के पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने की है। उन्होंने बताया कि इस महादरबार के माध्यम से सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों को उजागर किया जाएगा। चंपई सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा, यह दरबार इस बात का प्रतीक होगा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार आदिवासियों के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार आदिवासी समाज के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। पूर्व मंत्री ने बताया कि इस महादरबार में राज्य भर से करीब 2 लाख आदिवासियों के जुटने की संभावना है। कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और इसके जरिए आदिवासी समुदाय की एकजुटता और उनके अधिकारों की आवाज को बुलंद किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट, JSSC ने कहा 200 सीटें सुरक्षित, अवमानना का मामला नहीं बनता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से जुड़ी अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रतिवादी से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर तय की है। प्रार्थियों ने 2 वर्षीय DLED डिग्रीधारियों को नियुक्त करने का आग्रह किया था। वहीं JSSC की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील याचिका दायर है और यह अभी लंबित है। उन्होंने यह भी कहा कि गणित और विज्ञान विषय में ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने 200 सीटें सुरक्षित रखी हैं। ऐसे में अवमानना का मामला नहीं बनता है। अडानी पावर प्लांट को लेकर सरकार ने गठित की कमेटी। अडानी पावर प्लांट को जमीन और अन्य कई तरह की राहत देने में बरती गई अनियमितता की जांच को लेकर राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में 8 अन्य विभाग के सचिवों को शामिल किया गया। इसकी जानकारी कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सदन में दी है। उन्होंने कमेटी के गठन को लेकर सरकार के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि अनियमितता को लेकर उन्होंने बजट सत्र के दौरान इस विषय को उठाया था। मगध आम्रपाली कोल परियोजना में लेवी वसूलने वाले की जमानत याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने मगध आम्रपाली कोल परियोजना में लेवी वसूलने के आरोपी प्रदीप राम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रदीप राम के पास से लेवी के रूप में वसूले गए 57,57,000 रुपए नकद जब्त किए गए थे। ईडी ने आम्रपाली परियोजना में तृतीय प्रस्तुति कमेटी TPC द्वारा लेवी वसूलने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को ECIR के रूप में दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। इसमें यह पाया गया था कि प्रदीप राम TPC के लिए काम करता था। प्रदीप राम कोल परियोजना में लगे ठेकेदारों सहित अन्य से TPC के लिए वसूली करता था। साथ ही वह लेवी की रकम को शेल कंपनियों के सहारे बैंकिंग चैनल में डालता था। यह हथकंडा अपना कर हर वह लेवी के पैसों को जायज कमाई साबित करने की कोशिश करता था। ईडी ने आम्रपाली मगध परियोजना में
लेवी वसूली के इस मामले में वर्ष 2016 में ECIR दर्ज किया था। इसके बाद प्रदीप राम को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रदीप राम ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। छात्र संघ चुनाव को लेकर भ्रम फैलाने वाली खबरों का उच्च शिक्षा मंत्री ने किया खंडन। रांची झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने हाल ही में कुछ समाचार माध्यमों द्वारा प्रकाशित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि राज्य में छात्र संघ का चुनाव वोटिंग से नहीं होगा। मंत्री ने इस खबर को पूरी तरह भ्रामक और असत्य करार देते हुए स्पष्ट किया कि छात्र संघ का गठन पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा। मंत्री सोनू ने कहा, कुछ अखबारों में यह गलत खबर प्रकाशित की गई है कि वोटिंग से नहीं होगा छात्र संघ का चुनाव। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि यह पूरी तरह भ्रामक और असत्य है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के क्रम संख्या 77 में यह साफ साफ उल्लेख है कि छात्र संघ के अध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्यों का चयन चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया गया है और राज्य सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष छात्र राजनीति की पक्षधर है। पलामू हाई स्कूल क्लर्क के घर को चोरों ने बनाया निशाना, नकद व गहने उड़ा ले गए। मेदिनीनगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सिंगरा खुर्द में बुधवार की रात चोरों ने गिरीन शुक्ला के घर को निशाना बनाया। चोर घर में रखे सारे गहने और नकदी उड़ा ले गए थे। घटना के समय घर के सभी सदस्य सो रहे थे। परिजन जब सुबह उठे तो इनकी जानकारी मिली। शुक्ला ब्राह्मण उच्च विद्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। परिजनों के अनुसार शुक्ला की पत्नी ने तीज पर्व पर गहनों का इस्तेमाल किया था और उसे बाहर ही रखा था। गहने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में रखे थे। बेटी की शादी के लिए खरीदे गए गहने और नकद भी उसी कमरे में थे, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। परिजनों ने आशंका जताई है कि चोरों को घर के अंदर रखे गहनों और नकदी की जानकारी पहले से थी, इसलिए उन्होंने सीधे उसी कमरे को निशाना बनाया। परिजनों ने संदेह जताया है कि इस घटना में स्थानीय लोगों की संलिप्तता हो सकती है। मधुकोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनोज पुनमिया को हाईकोर्ट से झटका। पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी मनोज पुनमिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया है। इससे पहले रांची PMLA की विशेष कोर्ट ने मनोज के खिलाफ आरोप गठित कर दिया था और डिस्चार्ज याचिका भी खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उसने वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई। मनोज पुनमिया की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने बहस की क्रिमिनल रिवीजन खारिज होने के बाद अब मनोज पुनमिया के विरुद्ध ट्रायल जारी रहेगा। देवघर में दिन दहाड़े युवक की चाकू घोंपकर हत्या, अपराधी की तलाश में जुटी पुलिस। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार समिति के पास दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने कौशल नामक 25 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। घटना के बाद परिजन घायल कौशल को सदर अस्पताल ले गए, जहां रास्ते में युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कुंडा थाना और नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने पूछताछ के आधार पर अपराधियों की खोजबीन में जुट गई है। घटना के संबंध में मृतक के पिता ने बताया कि मंगलवार रात कौशल एक पार्टी में तहरी बनाने के लिए घर से निकला था। सुबह वह एक पार्टी से लौट रहा था कि तभी विकास होटल के पास एक अज्ञात युवक ने कौशल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे कौशल बुरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद कौशल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पिता ने बताया कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं था और न ही किसी से लड़ाई हुई थी। इसके बावजूद उसकी हत्या कर दी गई है। उन्होंने जल्द से जल्द हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। सदर अस्पताल की लापरवाही ने बच्चों को किया HIV संक्रमित, हाईकोर्ट ने मामले पर लिया संज्ञान। रांची से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रांची सदर अस्पताल में खून चढ़ाने के बाद बच्चों के HIV संक्रमित होने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। दरअसल थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे का इलाज वर्ष 2018 में रांची के सदर अस्पताल के डे केयर यूनिट में किया जा रहा था, जिसमें बच्चों को अलग अलग ब्लड बैंकों के खून चढ़ाए गए थे। इसके बाद कई बच्चे HIV और कुछ बच्चे हेपेटाइटिस C से संक्रमित हो गए, जिसके बाद बच्चों के माता पिता की जांच भी की गई थी। हालांकि जांच में दोनों निगेटिव पाए गए थे, जिसके बाद बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने की आशंका भी जताई गई। और अब खून चढ़ाने के बाद संक्रमित हुए एक बच्चे के पिता ने इस मामले में चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। पत्र को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने इस पर संज्ञान लिया और राज्य के स्वास्थ्य सचिव के साथ रांची के सिविल सर्जन से भी जवाब मांगा गया है। JSSC सीजल मामले में अब नई SIT करेगी जांच, DGP ने किया टीम का गठन। JSSC सीजल परीक्षा से जुड़े मामले की जांच अब SIT को सौंपी गई है। DGP अनुराग गुप्ता के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया। इस SIT का नेतृत्व झारखंड जगुआर के IG अनूप बिरथरे करेंगे। टीम में CID के DIG चंदन कुमार झा और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के DIG
वाईएस रमेश को भी शामिल किया गया है। वहीं इस मामले की जांच का प्रभार विशेष शाखा के एसपी हरदीप पी जनार्दन को सौंपा गया है। इसमें पूर्व यह जिम्मेदारी डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को दी गई थी। गौरतलब है कि सीआईडी ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीआईडी के डीएसपी द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर असंतोष जताया गया था। कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि ऐसे गंभीर मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा नए सिरे से एसआईटी का गठन किया गया है, जो अब इस घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए जांच को आगे बढ़ाएगी। यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस। रांची में कल से 3 दिवसीय खेल उत्सव। 1100 खिलाड़ियों की दिखेगी प्रतिभा। राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर राजधानी रांची में 29 से 31 अगस्त तक 3 दिवसीय खेल उत्सव का आयोजन होगा। इस दौरान शहर के विभिन्न स्टेडियम और मैदानों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम की जानकारी खेल निर्देशक शेखर जमुआर ने बुधवार को खेल निर्देशालय मोहराबादी में दी है। उन्होंने बताया कि उत्सव में एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन और तैराकी प्रतियोगिताएं होंगी। इन खेलों में राज्य के डे बोर्डिंग सेंटर, आवासीय केंद्र, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, खेलो इंडिया सेंटर और साई सेंटर से लगभग 1100 खिलाड़ी और करीब 40 तकनीकी पदाधिकारी तथा सपोर्ट स्टाफ हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री सुदेव कुमार मोहराबादी स्थित हॉकी स्टेडियम में करेंगे। वहीं समापन समारोह में 31 अगस्त को भी इसी स्टेडियम में होगा। उत्सव के दौरान पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसे सभी जिलों में जिला खेल पदाधिकारी संचालित करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। खेल निर्देशक ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत में खेल नीति 2024-25 के तहत खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान 3 करोड़ से ज्यादा की राशि का नगद पुरस्कार के रूप में वितरित किया जाएगा। इसमें से 39 लाख रुपए बेहतर प्रशिक्षकों को दिए जाएंगे। साथ ही कई खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले माह से पूरे राज्य में टैलेंट हंट कार्यक्रम चलाया जाएगा। राज्य के मशहूर एक्टर, राइटर व डायरेक्टर जिशान कादरी और झारखंड टूरिज्म को प्रमोट करने वाली तान्या मित्तल बिग बॉस पहुंचे। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 में झारखंड के मशहूर एक्टर, राइटर व डायरेक्टर जिशान कादरी की एंट्री हुई है। धनबाद निवासी जिशान मशहूर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी लिखी थी। वहीं इस फिल्म के दूसरे पार्ट में उन्होंने एक्टिंग भी की। बिग बॉस में उनकी एंट्री झारखंडी स्टाइल में हुई। कंधे पर गमछा लटकाए पहुंचे जिशान ने सलमान खान को भी गमछा भेंट किया, जिसे सलमान ने अपने कंधे पर रखकर जिशान का परिचय कराया। उनके साथ ही तान्या मित्तल ने भी बिग बॉस में कदम रखा है, जो पिछले कुछ महीनों से झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर राज्य के विभिन्न टूरिस्ट प्लेस की वीडियो फिल्म बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर रही हैं और यहाँ के लोकेशन को प्रमोट कर रही हैं। शादी करके ले गया दुबई। बिजनेस के लिए महिला ने दिए 25 लाख, पर युवक ने की दूसरी शादी। नेपाल की महिला ने गोड्डा के युवक पर लगाए गंभीर आरोप। गोड्डा के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नेपाल की रहने वाली एक महिला ने झारखंड के युवक पर शादी के नाम पर धोखाधड़ी, शारीरिक शोषण और 25 लाख रुपए की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने ठाकुर गंगटी थाना में लिखित आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। नेपाल के काठमांडू की रहने वाली पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया कि वर्ष 2016 में उसकी मुलाकात दिल्ली के नोएडा में झारखंड के गोड्डा जिले के माल मंडरो गांव निवासी अलख कुमार उर्फ आलोक कुमार से हुई थी। उस वक्त वह नोएडा में ब्यूटिशियन का काम करती थी, जबकि अलख एक प्लेसमेंट एजेंसी में कार्यरत था। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और वर्ष 2017 में दिल्ली के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह भी किया गया। शादी के बाद दोनों कुछ समय के लिए दुबई में साथ रहे और बाद में नेपाल स्थित पीड़िता के घर भी कई बार गए। महिला ने दावा किया कि उसने पति को मोबाइल की दुकान खोलने के लिए न केवल आर्थिक मदद की, बल्कि 25 लाख रुपए तक की राशि भी दी, जिससे उसने मोबाइल की दुकान खोली। लेकिन इसके बाद भी उसके पति ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली। झारखंड में बिजली चोरी से जेबीवीएनएल को 1200 करोड़ का घाटा। स्मार्ट मीटर और एबी केबल से रोकथाम की कोशिश। झारखंड में बिजली चोरी की समस्या लगातार बनी हुई है। जेबीवीएनएल को हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसमें बड़ा हिस्सा बिजली चोरी का है, जबकि बाकी नुकसान ट्रांसमिशन और लाइन लॉस यानी एनटीएनसी लॉस से होता है। वर्ष 2024 में जेबीवीएनएल का एटीएनसी लॉस 31.17% था, जिसे 2025 में घटाकर 15.41% करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आरडीएसएस योजना के तहत पूरे बिजली नेटवर्क को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें पुराने तारों को बदलकर एरियल बंच कंडक्टर
एबी केबल लगाया जा रहा है। ट्रांसफार्मरों में मीटर फिट किए जा रहे हैं और अलग अलग फीडर बनाए जा रहे हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए पहले जहां महीने में केवल एक बार छापेमारी होती थी, वहीं अब 4 से 5 बार अभियान चलाया जा रहा है। जेबीवीएनएल ने इसके लिए एंटी पावर थेफ्ट सेल भी बनाया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।